जी नमो नमः। क्षमा चाहूंगा, आवश्यक कार्य था इसलिए मैं 10 मिनट देरी से आया। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आज के लिए क्षमा करें। चलिए, हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जी कोई एक माइक खोल ले ताकि आप मेरी बातों का उत्तर दे सकें। जी जी अजय, खोलिए। जी। ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः शिवाय। सभी का आज की कक्षा में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आज हमारी कक्षा का तीसरा दिन है। पहली दो कक्षाओं में हमने संस्कृत भाषा की वर्णमाला और उस वर्णमाला के उच्चारण के विषय में जाना, समझा और सीखा। आज की जो कक्षा है वो हमारे उसी वर्णमाला को वर्ण से एक स्टेप आगे बढ़कर अब दूसरे चरण में जाने वाली है। और आज की जो कक्षा है, जितने लोग जुड़े हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, हो सकता है आप में से आज जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको पहले से आ रहा हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता वो लोग बड़े ध्यान से देखें, और जिनको आता है वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि आज की कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूंगा, कल मैंने एक आप लोगों को गृह कार्य दिया था, तो कितने लोग हैं जिन्होंने गृह कार्य किया है? वो साइड चैट में वो गृह कार्य या तो फोटो भेज दें या वो लिख दें, अगर आपने टाइप किया हुआ है तो मैं चेक करना चाहूंगा। अगर जिनको याद नहीं है मैं याद दिला दूं, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको तीन तीन अक्षर सा अक्षर से, यानी हमने जो तीन तरह के सा पढ़े थे, तालव्य सा, है ना, उसके बाद मूर्धन्य सा और हमने दंती सा, ऐसे छह नौ आपको लिख कर लाने हैं। तो कितने लोग हैं जो लिख के लाए हैं? मैं अभी भी प्रतीक्षा जी कर रहा आचार्य हूँ। जी, आचार्य जी एक्चुअली ये साइड चैट की जगह हमने अलग चैनल बना दिया है संस्कृत टेक्स्ट करके, जहाँ जी पर जी। सब लोग भेज सकते हैं। हाँ, ओके ओके, ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। जी चलिए, मैं सबसे पहले देख रहा हूँ मैं सचिन जी। अगर सचिन जी कक्षा में हैं तो मैं चाहूंगा कि वो माइक ओपन करें और जो उन्होंने लिखा था एक बार उसे पढ़ के सुना दें मुझे। सचिन जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो, क्योंकि मैं आपका होमवर्क देख रहा हूँ। दूसरे प्रणाम नंबर। आचार्य जी। जी नमो नमः, आपने बहुत अच्छा लिखा है। मैं चाहूंगा एक बार इसको आप पढ़ दें। एक एक मिनट। हाँ, जी जी। मैंने लिखा है श से शाहमुर्ग, शरद, शब्द, शास्त्र, शांति, शंकर। जी, वेरी गुड। श से लिखा है षट दर्शन, षटकोणीय, षट मासिक, षोडश संस्कार। स से लिखा है सकल, सचिन, सत्य, सोमनाथ, सोमरस। बहुत बढ़िया। इसमें केवल जो सट दर्शन आपने लिखा है उसमें छोटी सी गलती है, उसमें जो रा है यानी रो रकार है वो हाँ। लिखना चाहिए था आधा। चलिए कोई ऊपर। बात नहीं, लेकिन आपने लिखा, बहुत बहुत अच्छा है। और आप, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने जब अभी उच्चारण किया तो इन तीनों के उच्चारण में कुछ आपको भेद स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ हुआ। जी वेरी गुड। अगले नंबर पर हैं अद्वैत परशुराम जी। कृपया वो अपना माइक ओपन करें और जो उन्होंने लिखा है वो पढ़ें शुद्ध उच्चारण के साथ। जी गुरु जी प्रणाम। जी नमो नमः। नमो नमः। श से मैंने लिखा है शस्त्र, शर्त, शरीर। वेरी स गुड। से लिखा है सत्य, सम्मान, सफलता। और ष से लिखा है षड्यंत्र, षटकोण और षडानंद। बहुत बढ़िया। अब आपसे एक प्रश्न है मेरा
जो जी। आपने षड्यंत्र लिखा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सा वाला सा आपने लिखा है? मतलब ये जो सा है इसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? ये गुरुजी शायद पेट से जो होता है ना, वो है। नहीं, पेट से तो किसी का उच्चारण नहीं होता है। बस ये जो सा है, नंबर इसमें लिखा है षड्यंत्र, ये नंबर 3 पे जो पहला सा है उसका उच्चारण कहाँ से करते हैं? गुरुजी मतलब जैसे जीभ तो टच नहीं होती है। नहीं तो नहीं, हाँ। देखिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? चलिए, हाँ, ओष्ठ से, ओष्ठ से करते हैं, तालव्य से करते हैं, मूर्धा से करते हैं, या कंठ से करते हैं? कंठ से होता है गुरुजी। जी, तो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने वो कल भेजा था, इसका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। ठीक है, जी टवर्ग गुरुजी। के साथ जहां से हम टवर्ग का उच्चारण करते हैं वहां से ये वाला करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जी। नाम मैं देख पा रहा हूँ, जूना परम अद्वैती। ये माइक ओपन करें और एक बार पढ़ के हमें दिखाएं। सहस्र सीता सादा, ये वाला मैंने लिखा है। स से, फिर श से लिखा है शीतल शीशा शलगम, और जी, जो मूर्धन्य है उससे षटकोण षोडश और षड्यंत्र। हाँ, तो एक बार मैं चाहूंगा थोड़ा आराम से पढ़ें, हमारी ट्रेन कहीं भाग नहीं रही है, और अच्छे उच्चारण के साथ पढ़ें ताकि हमें पता चले कि हमारा उच्चारण जो है स्पष्ट है। पुनः एक बार पढ़ें। देखिए, जो स है उससे मैंने लिखा है जी, सहस्त्र जी, सीता जी, सादा। वेरी गुड। श है उससे लिखा है शीतल शीशा शलगम, और जी, जो श है उससे लिखा है षटकोण षोडश और षड्यंत्र। बहुत बढ़िया। और आपने नीचे एक बड़ा लंबा सा मैसेज दिया है, बहुत अच्छी बात है। और मैं जितने भी अन्य लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा, क्या हमारे जो तीनों भाई हैं इनसे आप थोड़ा सीखें कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। तो जिन्होंने जी आचार्य। जी, जी जिन्होंने आचार्य जी, होमवर्क वो किया। ऊपर, हाँ जी, ऊपर संस्कृत चैट में भी है जी, अच्छा, संस्कृत टेक्स्ट में। अच्छा, और भी हैं? हाँ जी। हाँ, एक सेकंड में देखूं। अगर या फिर अगली बार से जब आप करके लाएं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप मुझे जो है टैग कर दिया करें उसमें मेरे नाम से, तो ताकि मैं ठीक से देख पाऊं और चेक कर पाऊं। खैर, अब मैं ऊपर नहीं दिख पा रहा हूँ, समय हमारे पास थोड़ा अधिक व्यतीत हो गया है, इसलिए मैं सीधे अब विषय पे आता हूँ। तो मेरा निवेदन ये है कि अगर आप ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो जो आपको कार्य दिया है उसको करें। आज की जो कक्षा है हमारी, वो इस बात पर बेस्ड है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो पुरानी कक्षा है उसमें जो पढ़ाया गया है वर्णमाला इत्यादि, उसको आपने ठीक से याद कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पद। अब मैं चाहूंगा कि कोई एक व्यक्ति माइक खोल ले, या फिर मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ जिसको इसका उत्तर पता है वो माइक खोले। कक्षा हम प्रारंभ करें उसके पूर्व मेरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। इस पर मुझे कोई मतलब फिलोसफिकल या बोलते दार्शनिक उत्तर नहीं चाहिए। एक सिंपल सा प्रश्न है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हमने अभी वर्ण पढ़ा है, ठीक है, वर्ण या अक्षर हम कहें। नंबर 2 पर आता है शब्द। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या आप में से कोई बता सकता है शब्द किसे कहते हैं? इस पे कोई दार्शनिक उत्तर मत दीजिएगा, जैसे कि शब्द ब्रह्म है, हमारे वेदों में लिखा है, फलाना ठिकाना, ये सब नहीं चाहिए मुझे। शब्द किसे कहते हैं, शब्द की क्या परिभाषा, आप लोग क्या समझते हैं? या तो आप साइड चैट में लिख दें, या जिसको पता है तो वो माइक ओपन करके बताया मुझे। आचार्य जी, वर्ण, मेरे अनुसार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जी, एक एक करके बिल्कुल आचार्य। अपना नाम नाम बता दें आप, ताकि मैं यहाँ से देख सकूं। इजोना, जी, इजोना, इजोना नाम है मेरा। जी, जी, हाँ, बताएं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बहुत बढ़िया। सिंपल आंसर। हाँ, बहुत अच्छी परिभाषा दी। और कोई जो इस परिभाषा को या तो सही करना चाहे या अपनी अपनी कोई बात रखना चाहे? आचार्य जी, मैं बोल सकता हूँ। जी, जी, बिल्कुल बोलें, सबको बोलना है आज। अर्थ का बोध कराने वाला वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई? अभी तक हमें दो परिभाषाएं मिली। पहली हमें जूना जी ने दी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और अभी दूसरे किसी सज्जन ने बोला कि अर्थों का जो बोध कराए ऐसे समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, तो क्या हम इसको सही समझ रहे हैं? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने कहा, यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वर्णों का जो समूह है, ठीक है, वही सिर्फ शब्द नहीं है। इसमें एक मुख्य जो बात है वो है
सार्थक समूह। उदाहरण के लिए अभी कोई एक व्यक्ति जैसे जूना जी माइक खोले हुए हैं, ठीक है, वो खोले रहें और अब मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, मैं जी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। चलिए, जी आचार्य जी। हाँ अभी देखिए स्क्रीन आपको मेरी दिख रही होगी, इसमें कुछ लिस्ट खुली हुई है, जी है? मैं और जूम कर लेता हूँ, सिर्फ वाइट वाला पोर्शन को। तो चलिए, तो ये जो है, अरे इसको क्या हो रहा है भाई, चल क्यों नहीं रही है, एक सेकंड की क्षमा करें मुझे, मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ ताकि समस्या ना हो। कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। कोई एक मिनट रुकिए, मैं पीडीएफ है इस तो किसी तरह को भेज भी सकते हैं, कोई और खोल लेगा। नहीं, मुझे एक ब्लैंक शीट चाहिए, कुछ नहीं, ठीक। वो ले लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाते हैं, अब न्यू टैप करते हैं। ये क्या समस्या है भाई, ठीक है, फोटो, एक सेकंड रुकिएगा, अरे मैं खोल के रखा था, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, ठीक है। अरे ओपन हो जाओ भाई, हाँ आ गया। थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं कोई इसको इशू क्या नहीं हुआ। सर, टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ हाँ, कोई बात, चलिए जी, हमारे पास आ गई सीट हमारी, अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ में चले जाते हैं। खैर चलिए, तो एक व्यक्ति कोई माइक खोला हुआ है, मैं आपसे निवेदन जी करूंगा, अभी हमने कुछ 2 क्लासों पहले वर्ण पढ़े थे, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप कोई भी एक वर्ण मुझे बोल के बताएं, कोई भी एक वर्ण जो आपने पढ़ा है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। ना। ना, वेरी गुड। चलिए, अब कोई दूसरा व्यक्ति माइक खोले और मुझे दूसरा वर्ण बताए। अच्छा। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, अब कोई तीसरा व्यक्ति खोले और बताए। ट। ट। चलिए, और कोई एक और व्यक्ति खोले और बताए। ख। ध। हाँ, एक और लास्ट अभी मैंने सुना क्या, ढ। ढ। चलिए, वेरी गुड, बस इतना ही काफी है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने वर्णों, अलग अलग जो वर्ण थे उनका एक समूह बनाया है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले पहले मैंने लिखा न च ट ख ढ, इसको हम पढ़ें तो बनता है न च ट ख ढ, है ना। पढ़ने में ये लग रहा है जैसे हम डांस कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब, ये लिखने का ये है, लिखने का मेरा आशा ये है कि जब हम शब्दों को मिलाते हैं, सॉरी माफ कीजिए, शब्द बोल रहा हूँ मैं, वर्णों को जब मिलाते हैं, है ना, वर्णों का जब समूह बनाते हैं, तो जरूरी नहीं कि वर्णों के समूह जो हम बना रहे हैं उसे ही हम शब्द कहेंगे। अभी किसी ने मुझे परिभाषा दी कि जब वर्णों को हम मिलाते हैं तो उसका जो सार्थक, सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो, मतलब वर्णों का समूह तो हो परंतु कैसा होना चाहिए, सार्थक। उदाहरण के लिए अब मैं यहाँ पर एक वर्ण लिखता हूं अपने मन से, मैंने लिखा अ, दूसरे वर्ण, दूसरे नंबर पे मैंने लिखा म, और तीसरे नंबर पे मैंने लिखा न, ठीक है। तो ये भी एक अवर्ण है, एक म वर्ण है, एक है ना वर्ण। और ऊपर भी देखें तो हमने पहले लिखा न, फिर लिखा हमने च, ट और ख और ढ, तो ये भी वर्णों का समूह था और नीचे वाला भी वर्णों का समूह है। अब मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों में से शब्द हम किसे कहेंगे, नीचे वाले को। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाले वर्णों का समूह है इसका कुछ अर्थ हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम वर्णों का समूह बनाते हैं तो उस समूह का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। अगर वर्णों के समूह का कोई अर्थ नहीं है तो समझ लीजिए वो वर्णों का समूह बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसे हम शब्द नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा है किसकी, शब्द की। शब्द का अर्थ होता है वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो। अब हम आते हैं संस्कृत में। संस्कृत में हमें एक नई परिभाषा मिलती है देखने को, ठीक है। वो आती है क्या, मैं बता देता हूँ आपको यहीं से, उसे हम कहते हैं, एक सेकंड यहाँ पे, चलिए पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। ये मैं जो लिख रहा हूँ इसे हम कहते हैं पद, ठीक है। शब्द को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, शब्द की परिभाषा हम इस प्रकार बना सकते हैं कि जो वर्णों का समूह है, कैसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं शब्द।
अब मेरा प्रश्न है कि पद किसे कहते हैं? कोई बता सकता है मुझे? अगर कोई बताना चाहे तो माइक खोल के बता सकता है। पैर के नीचे ही उसको। जी, मैं एक सेकंड वहीं आता हूँ। हाँ, चलिए अब आप बताइए, पद किसे कहते हैं? अगर कोई नहीं बोलना चाहे तो लिख सकता है। स्टेप्स को। स्टेप्स, ओके। और कोई उत्तर? देखिए, गलत सही के बारे में ना सोचें। अगर आप गलत उत्तर देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। हमारी कक्षा में याद रखिए, ये अलाउड है बिल्कुल कि आप गलत उत्तर दें, क्योंकि जब तक आप गलत उत्तर नहीं देंगे आप सही तक नहीं पहुंचेंगे। गुरुजी जो वाक्य। शब्द को कोई अर्थ दे, यानी उसकी एक पद दे, उसको उसको पद कहते हैं। तो अभी तो हमने देखा कि जब शब्द वर्णों को अर्थ मिलता है तो हम उसे शब्द कहते हैं। मेरा प्रश्न है कि पद किसे कहते हैं? गुरुजी जो मो- सेंटेंस होता है ना, मतलब तो उसमें जी जो जी, शब्द को यूज करते हैं तो उसे शायद पद कहते हैं। ओके। और कोई? वर्णों का हेलो। मूल, मूल को अ, क्या? गुरुजी मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। जी बताएं। दो वर्णों से मिले हुए शब्द या उनके जो जोड़ते हैं, तब उससे जो जी, एक वर्ण बनता है ना, उनको पद बोलते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं अपने अर्थ में। ओके। मेरा एक परिभाषा लीजिए कि जब तक एक शब्द को वाक्य में नहीं यूज कर रहे हैं तब तक वो शब्द है, जब वाक्य में यूज कर लेंगे तब वो पद कहलाएगा, और पद दो के मेल से पद बंध बनता है, फिर वाक्य बनता है। जी, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे पास अच्छे विद्वान लोग हैं। अब देखिए, मैं सारी परिभाषाएं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। अब जिस जिसने जो बोला है उसको आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि पद किसे कहते हैं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। एक सेकंड मैं इसको निकाल दूं। चलिए, मेरी स्क्रॉल हो रही है। मैं पहले बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इसको लिखा नहीं है, ठीक है? तो देखिए, संस्कृत भाषा में हम पद किसे कहते हैं वो हम समझ रहे हैं। देखिए, शब्द और पद आधुनिक परिवेश में या आधुनिक जब हम पढ़ते हैं तब दोनों को समान रूप मान लिया जाता है कि दोनों एक जैसे हैं, परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है? अब जो पद है संस्कृत में हम जैसे पद कहते हैं, उस उसके लिए एक परिभाषा आती है हमारे अष्टाध्यायी में, जो महर्षि पाणिनि जी द्वारा रचित है। वो है सुप्तिगंतम पदम, ठीक है? इसको मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैं आज लिखा नहीं हूँ, है ना? मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं बोलकर ही आपको पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है? तो परिभाषा है सुप्तिगंतम पदम। तो इसमें दो शब्द हैं। पहला है सुप, ठीक है? मैं आपको कल भेजूंगा, आज नहीं भेजूंगा ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रिसर्च आप खुद से करें। और तिंग इसमें, ठीक है? पहला है सुप, दूसरा है तिंग, ठीक है? तो ये दोनों जहां पर होंगे, ठीक है, यानी जिस चीज में सुप होगा, जिस चीज में तिंग होगा, उसे ही हम पद कहेंगे। ये परिभाषा हमें किसने दी है? महर्षि पाणिनि जी ने। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये सुप क्या है और ये तिंग क्या है, ठीक है? तो अब आगे मैं बढ़ूं इसके पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्या कोई कोई भी हमारे ग्रुप में इन दोनों चीजों से मतलब इन दोनों शब्दों से परिचित है? अगर वो बताना चाहे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं है तो फिर मैं ही बताऊंगा। पहला है सुप, दूसरा है तिंग। कोई नहीं है। हाँ, चलिए। तो नहीं बताना चाह रहे, चल ठीक है, हम ही समझते हैं। अब देखिए, जो सुप है, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं। ओके, चलिए, मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, देखिए। पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा है? कोई भी एक व्यक्ति माइक राम। खोल ले। रामा। राम, राम। ठीक है? तो इस राम में मैंने जो है एक रा लिखा है। रा के साथ आप देख पा रहे हैं आ है, और साथ में क्या है? माँ। अब मेरा प्रश्न है कि हम इसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, पद कहेंगे, या कुछ और कहेंगे? शब्द। शब्द। शब्द, ठीक है। और कोई? संज्ञा। जी, संज्ञा। संज्ञा नहीं, वहां उतना लंबा नहीं है। संज्ञा संज्ञा की आवश्यकता नहीं है हमें। मेरा प्रश्न है कि इसे हम शब्द कहेंगे या पद कहेंगे या कुछ और कहेंगे?
मतलब हाँ कुछ और तो मैंने बोला है तो संज्ञा भी बोल सकते हैं। चलिए दो ही ऑप्शन देता हूँ, ये शब्द है अथवा पद है? शब्द है, शब्द। शब्द है केवल। चलिए अब समझते हैं। देखिए ये केवल एक शब्द है भाई, शब्द मात्र है अगर संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से बोलूं। क्यों? क्योंकि इसमें अभी तक हमने किसी भी चीज की विवक्षा नहीं की है। विवक्षा क्या होता है? विवक्षा मतलब होता है विवरण करने की इच्छा या जानने की इच्छा। अभी जब मैं इस राम को पढ़ रहा हूं तो ये केवल एक शब्द मात्र है, ठीक है। अब जब इसे मैं, अगर मैं राम बस पढ़ूंगा तो इसको पढ़ने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है कि इस शब्द का ये दो दो रा वर्ण है, अवर्ण है, म वर्ण है, इसका अर्थ क्या है, इसमें हम इसका हम सॉरी इसको किस अर्थ में हम प्रयुक्त करें। लेकिन जैसे ही मैं इसको इस प्रकार लिखता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा रा और मैंने यहाँ पर लगाए दो विसर्ग। विसर्ग के बारे में आप पढ़ चुके हैं, विसर्ग का जी। उच्चारण। हाँ, तो मैंने लिखा राम। तो जैसे ही मैं रामा लिखता हूं तो ये जो राम शब्द था ये किस में परिवर्तित हो गया? अब पद में। इसे हम अब क्या आचार्य जी, कहेंगे कि आपका उच्चारण गलत है। ऊपर राम मौल लिखा है, उसमें अगर हलंत लगाएंगे तब राम बनेगा। ऐसे राम मतलब? है। अच्छा राम। राम, हाँ ऐसे ही हाँ पढ़ते हैं। देखिए, हाँ वो उच्चारण का इसलिए आपको भेद लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो मतलब क्षेत्र होता है, मतलब आप शायद कहीं और अन्य स्थान से है, मैं कहीं अन्य अन्य स्थान से हूँ, इसलिए थोड़ी समस्या हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर ध्यान ना दें, ठीक है। हमारे यहाँ राम ऐसे ही पढ़ा जाता है, हम रामा ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक हिंदी है। में ऐसे ही लिखते हैं राम। हाँ लिखते हैं ऐसे ही हैं। देखिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। मैं उस पे अगर अब हम उस पे ही बहस करेंगे तो फिर हमारी कक्षाएं नहीं हो पाएंगी। हो सकता है कहीं और दूसरे मतलब क्षेत्र का व्यक्ति होगा, वो थोड़ा अलग तरह से उच्चारण करेगा, ठीक है। तो उच्चारण पे हम नहीं जाते हैं अभी। फिलहाल मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि जो राम है ना, राम। तो ये जो राम है ये केवल पहले शब्द था, लेकिन जैसे ही मैंने राम लिखा, ठीक है, तो ये क्या बन गया है अब? ये बन गया है पद। क्यों बन गया है पद? क्योंकि ये जो राम है इसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। अब इस राम का अर्थ क्या होगा हमारे सामने कि ये जो राम है ये एक वचन है, ठीक है, और साथ में ये प्रथमा विभक्ति भी है। अब ये विभक्ति वचन क्या होते हैं हम अभी जानेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। और ये राम जो पहले राम केवल था, अब ये क्या बन गया है? रामः। अब ये रामः का मतलब क्या है कि ये जो राम है ये एक है और प्रथमा विभक्ति है। अब इसमें मैंने किया क्या है कि ये जो राम शब्द था इसमें मैंने मात्र, या एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ शुरू से, ठीक है। चलिए इसमें मैंने किया अभी जो मैंने आपको बताया था, मैं इस प्रकार से लिखता हूँ राम और प्लस मैंने लिखा इसमें सु, ठीक है। अब ये जो सु है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो सु है ये एक प्रत्यय है। अंग्रेजी में इनको हम कहते हैं आई थिंक सफिक्स, ठीक है। सफिक्स जो मतलब जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, है ना। अंग्रेजी मेरी देख लीजिएगा, एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब आगे और सफिक्स मतलब पीछे, ठीक है। तो जी ये आचार्य जी। सफिक्स है। जी जी। जी हाँ। तो ये सु एक संस्कृत का सफिक्स है। अब हम इसमें कई तरह के नियम लगाएंगे, उन नियमों में मैं नहीं जा रहा हूँ। अंत में क्या होगा, ये जो सु है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है और हमें जो है क्या मिल जाता है? राम। सॉरी, अभी कोई भ्राता को हमारे उच्चारण में समस्या थी, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं कोशिश कर सकूं बोलने की, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा हूं सही तो मैं क्षमा चाहता हूं कि इसमें जो है हमारे क्षेत्र के कारण ऐसा हो जाता है, तो आप उस पर उतना अधिक ध्यान न दें। चलिए, तो हमने देखा कि जैसे ही मैंने इस अनेकों नियम लगा के व्याकरण के इसको सु को मैंने विसर्ग बना दिया, अब हमारे सामने कौन सा शब्द आ गया है? रामः, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने रामः बनाया तो अब इसकी एक अपनी स्वतंत्र सत्ता है। इस रामः शब्द का, या मैं कहूँ चूंकि पद का क्या अर्थ हो गया कि ये एक वचन है और का अपना स्वतंत्र अर्थ है। वो क्या है हम आगे जानेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि जब राम जो शब्द था, है ना, जो शब्द था, ठीक है, अब उसमें मैंने क्या लगा दिया है? सु नाम का एक प्रत्यय। संस्कृत में इसे हम कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। तो मैंने ये प्रत्यय यहाँ पर
ये साफ क्यों नहीं हो रहा भाई, है ना। हाँ, चलिए, तो मैंने यहाँ पर एक प्रत्यय लगा दिया है। तो ये जो सु मैंने लगाया, इसी को हम कहते हैं सुप। ठीक है, क्या कहते हैं इसको संस्कृत में? सुप कहते हैं। अब सुप जो होते हैं वो कितने होते हैं? 18 प्रकार के सुप होते हैं। अरे भाई एक सेकंड रुकिए, साफ कर दूं मैं। हाँ, तो जो सुप होते हैं वो कितने होते हैं गिनती में? 18। इसको आप लिख के रखें, कितने होते हैं? 18। इनको हम कहते हैं सुप। अब सुप क्यों कहते हैं वो आपको मैं भेजूंगा ग्रुप में, या आपको मैं कल बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा ये विषय आज का पढ़ाने का नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आप याद रखिएगा, तुप नाम के जो प्रत्यय होते हैं या हम कहें सफिक्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 18 है। और इन 18 प्रत्ययों से हम जो है शब्द बनाते हैं या पद बनाते हैं। अब आप यहां से आप समझ के रखिए कि जो पद है और शब्द है वो दोनों एक ही चीज है समझने के लिए। तो हम उसे पद भी कह रहे हैं और उसी को हम शब्द कह रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए ये? 18 प्रकार के होते हैं। इन्हीं से हम दुनिया के जितने भी शब्द हैं, जो कि संज्ञा हो सकता है, अभी किसी ने बोला था ना संज्ञा, तो संज्ञा मतलब किसी का नाम, या वो विशेषण हो सकता है, यानी किसी की विशेषता को बताने वाला शब्द हो सकता है, या क्रिया विशेषण हो सकता है, क्रिया की विशेषता बताने वाला, या कोई संख्या हो सकती है। तो दुनिया में जितने भी शब्द हैं, चाहे वो पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंगवाची हो या नपुंसकलिंगवाची हो, वो सभी इन 18 जो सुप नाम के प्रत्यय हैं इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे पास आता है तिंग। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको नया खोल दूं, मैं तिंग भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताएं। टोटल कितने प्रत्यय होते हैं संस्कृत में? देखिए, ऐसे तो उनकी संख्या बहुत सारी है, कुछ 250 के लगभग हैं, है ना। और अगर हम विकर्ण को मिला लें तो वो मतलब 300 के आसपास पहुंचते हैं। तो उतने सारे नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, हमें तो बस मतलब जितने हमें आवश्यकता है उतने ही पढ़ने हैं। तो खैर हम आते हैं अब तिंग प्रत्यय पे। ठीक है, अभी मैंने बोला था तिंग। तो ये जो तिंग है ये क्या है? देखिए, किसी भी, अब कल हमारे बहुत सारे भ्राताओं को बहुत उत्सुकता हो रही थी कि हम वाक्य कैसे बनाते हैं। तो मैं अभी आपको एक सिंपल सा एक परिभाषा देता हूँ। कोई भी जो वाक्य होता है उसमें दो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। जैसे कि मैं एक वाक्य लिखता हूँ यहाँ पर, राम घर, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं इसमें किसी से पूछूंगा नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। यहाँ पर जो राम है वो कौन है? करने वाला, है ना। क्या कर रहा है वो? जाने का काम, है ना। और कहाँ जा रहा है वो? घर पे जा रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें यहाँ पर हैं। तो यहाँ जो राम है वो काम करने वाला है, यानी उससे हम कहेंगे कर्ता। और क्या काम कर रहा है वो? जाना, है ना, जा रहा है कहीं पर, तो उसे हम कहेंगे क्रिया। और कहाँ पर जा रहा है वो? तो घर पर, उसे हम कहेंगे कर्म। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें तीन चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। एक तो कर्ता चाहिए होता है, या तो कर्म चाहिए होता है, और नहीं भी चाहिए होता है, ये जरूरी नहीं है ना। और आगे होता है क्रिया। तो ये जो तिंग है इनका जो संबंध है वो क्रिया से ही है। तो दुनिया में जितने भी, क्रिया मतलब होता है काम, है ना। अभी आप बिल्कुल मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम धातु रूप पढ़ेंगे। ठीक है, लकारों के सहित। तो ये जो तिंग हैं इनको हम कहते हैं क्रिया पद या क्रिया के प्रत्यय। जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक, जैसे हमने अभी बोला जाना, ठीक है, तो जाने के लिए संस्कृत में एक धातु होती है गम। ठीक है, गम का मतलब होता है जाना, ये गम अर्थ में प्रयुक्त की जाती है। अब इस गम में मैं तिंग का कोई भी एक प्रत्यय मान लीजिए, मैं लगा देता हूं ती। ठीक है, तिंग का जो, सॉरी ती नहीं होना चाहिए, तिप होना चाहिए यहाँ पर, क्षमा करें, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। तो साफ बड़ा धीरे धीरे होता है ये। ठीक है, भैया इरेजर का साइज जो है बड़ा कर लीजिए। हाँ ये अंडू बड़ा करिए, है लेकिन दिख अंडू नहीं कर रहा। दिया करिए ना। गच्छ हाँ धातु नहीं है क्या? गच्छ। नहीं, गच्छ नहीं है, वो बता देंगे आपको, वो गच्छ बन जाता है। खैर चलिए यहाँ पे अच्छा, करते हैं। परिवर्तनीय है, ठीक है ठीक। हाँ, तो ये हो गया। देखिए गम है, अब गम में मैं क्या लगा रहा हूँ? तिप नाम का एक प्रत्यय लगा रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसका रूप बना लूंगा तब ये, इसमें कुछ विकर्ण या नी बना लूंगा, गच्छति। ठीक है, तो अब ये जो गम था ये इसका मूल स्वरूप था। ठीक है, अब गम का अपना एक स्वतंत्र अर्थ है।
ठीक है। संस्कृत में जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जितने भी शब्द हैं, चाहे वो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़े राम शब्द हैं, या दुनिया में जितने भी शब्द हैं वो धातुओं से ही निष्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो धातु है गम, अच्छा ये धातुएं कहाँ से आई हैं, तो ये हमारे वेदों से ली गई हैं। ठीक है, जो पाणिनि जी हैं उन्होंने जो व्याकरण की रचना की है वो लौकिक दृष्टि से और वैदिक दृष्टि दोनों से की है। तो ये जो गम धातु है इसका अपना स्वतंत्र अर्थ है जाना, और इसमें जब हमें विवक्षा हुई किसकी, वर्तमान काल की, ठीक है, कि हमें भैया जाता है इस अर्थ में प्रयुक्त करना है, और कौन से वचन में करना है, एक वचन में। तो हमने रूप बना लिया एक प्रत्यय लगा के गच्छति। तो ये जो तिंग है, ठीक है, तिंग है, ये कितने होते हैं टोटल गिनती में, 18 है, इसको याद रखिएगा आप, है ना। और अभी मैंने उन सॉरी क्षमा करें, उनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने, सुप की 18 बताई थी क्या, 18 बताइए। 18 हाँ, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी, क्षमा चाहूंगा। उनकी संख्या होती है 21। सुप जो होते हैं वो कितने होते हैं, 21, और तिंग कितने होते हैं, 18। इसकी क्षमा चाहूंगा, मैं उस समय ध्यान नहीं दे पाया। सुप जो होते हैं वो होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुप होते हैं 21 और तिंग होते हैं कितने, 18। इसको लिख लीजिए। इसको मैं आपको कल बताऊंगा डिटेल, मतलब कल नहीं, आगे वाली कक्षा में बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी इसकी, कि सुप क्या है और तिंग क्या है। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि जो गम है, ठीक है, इसका ये जो है मूल स्वरूप है, तो हम इसको अभी पद नहीं कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें तिप नाम का एक प्रत्यय जोड़ा, है ना, यानी तिंग एक जोड़ा, तो ये रूप बन गया गच्छति। तो अब ये जो गच्छति है इसे हम कहने लगे ये क्या है, पद है। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। हालांकि ये सब में मेरा टाइम वेस्ट करने का मतलब वो नहीं था कि मैं इसमें अपना समय व्यर्थ गवाऊं बस, लेकिन हम आते हैं आज के मूल विषय पे। इसको मैं डिटेल में डिस्कस तब करना चाह रहा था जब ये उस समय पे आता। खैर चलिए, हम आज का जो विषय है हम वो शुरू करते हैं। एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए ताकि बाद में दिक्कत ना करे। तो अभी हमने वर्णों को पढ़ा, ठीक है। वर्णों के बाद हम आ रहे हैं पदों पे। लेकिन पदों को पढ़ने से, अब पदों को हमने जान लिया, पद किसे कहते हैं, सुप्तिगंतम पदम, यानी ऐसे शब्द जिनके पीछे सुप लगे हों और जिनके पीछे तिंग लगे हों। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपके मन में विचार आ रहा हो कि भाई ये सुप क्या है, तिंग क्या है। तो अभी मैंने फिलहाल के लिए आपको बता दिया कि किसी शब्द में हम पीछे कुछ जोड़ देते हैं जिससे हमारा जो शब्द है जिसकी हम विवक्षा होती है वो हमारे सामने निकल के आ जाता है, उसे ही हम कहते हैं सुप या तिंग प्रत्यय। तो सुप जो है वो शब्दों के साथ होते हैं और तिंग जो है वो धातुओं के साथ होते हैं, यानी क्रिया के साथ होते हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप उसको ऐसे ही मान के रखें, जब हम डिटेल में, जब उसकी कक्षा होगी तब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मेरा जो सिखाने का उद्देश्य था वो आपको था वर्ण विच्छेद। तो मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलिए इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आ और माँ, ठीक है। कोई मुझे पढ़ के बताए इसमें क्या लिखा है ये, आम। आम, ठीक है। चलिए, आम। अब मेरा प्रश्न ये है, ये जो आम है इसमें कितने वर्ण हैं, ये जो आम है हम इसे कहेंगे शब्द, ये जो शब्द है कितने वर्णों से मिलकर बना है, 3। चार। हाँ सब लोग सोच रहे हैं अपने अपने मन में। 4 चार। 4 4 वर्ण, वेरी गुड। कोई किसी ने कहा 3, और कोई, जी। और कोई बताना चाहेगा। 4 और 3 हमारे पास 2 आंसर हैं। तीन ही है भाई, आंसर चलिए, बता दो। हाँ नहीं वो तो अब जिनका सही है वो तो आ ही जाएगा खैर चलिए, तो अब इसको समझाने से पहले एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। अभी हमने कुछ देर पहले व्यंजन पढ़े थे, सॉरी व्यंजन कह रहा हूँ, हमने वर्ण पढ़े थे। उसमें मैंने आपको बताया था एक चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार का चिन्ह, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये माँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और माँ में मैं ऐसे नीचे डंडा खींच देता हूँ, तो इसका ये चिन्ह का नाम क्या था, कोई बताएगा मुझे। हलंत। 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 और हलंत अगर किसी शब्द में, माफ कीजिए शब्द बोला हूँ, किसी वर्ण में लगा हो तो उसका मतलब क्या है कि वो वर्ण कि कैसा है, आधा। शुद्ध है। आधा। हाँ उसका आधा वर्ण का आस्वर आधा बोला आस्वर जाएगा में और आएगा। आधा उच्चारण किया जाएगा। वेरी गुड, चलिए मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक शब्द लिखा है आम, जिसमें जो माँ है वो आधा नहीं है क्योंकि उसमें हलंत नहीं है।
अब अगर हम पहले देख लेते हैं, जो हमने आम लिखा है तो इसमें जो सबसे पहला एक सेकंड इसको अंडू करूं। इसमें जो पहला लेटर है, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे अ दीर्घ, है ना। हमने स्वर पढ़े थे, उनको हमने दो भागों में बांटा था, एक थे ह्रस्व स्वर, एक थे दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर दीर्घ स्वर है। तो मैं, और जो स्वर होते हैं उनकी स्वतंत्र सत्ता होती है, हमने पढ़ा था स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वर जो है वो स्वयं, उनकी अपनी एक सत्ता होती है, वो स्वयं से उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पर जो आ है, चूंकि स्वर है इसलिए मैं इसको अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमने एक प्लस का निशान लगा दिया है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरा वर्ण क्या है, माँ। तो अब एक बार आप माँ बोलें, माँ, और बताएं कि इसमें कौन कौन सा स्वर मिला हुआ है, या कोई स्वर है कि नहीं है। माँ हलन और आ। माँ और जी, ओ स्वर है, ओ स्वर है, ओ स्वर है, ओ ओ स्वर। नहीं है जी। माँ, 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 कौन सा स्वर है इसमें, ह्रस्व आ माँ है, देखिए। और अ, हाँ, इसमें जब हमने व्यंजन पढ़ा था तब हमने जाना था कि जो व्यंजन होते हैं उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती है, उनका जब उच्चारण होगा किसी ना किसी स्वर की सहायता से होगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर माँ पढ़ रहे हैं तो मतलब है इसमें कोई ना कोई स्वर मिला हुआ है। अब वो कौन सा स्वर है तो हम उसको उच्चारण करके देखते हैं। देखिए माँ, तो माँ के साथ कौन सा उच्चारण हो रहा है, अ भी हो रहा रस्व है। ओ। इसका मतलब है इस वाले माँ में क्या लगा हुआ है, आ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, आ। हाँ। कौन सा वाला आ, तो हम देख रहे हैं कि ह्रस्व आ। अगर बड़ा होता, अच्छा, जिन लोगों को हिंदी लिखना नहीं आता है उनके लिए मैं बता दूं कि जब हम, अगर एक सेकंड में इसको थोड़ा सा नीचे करके इस तरफ लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा माँ, तो ये ह्रस्व माँ है, और इसी को अगर मैं लिखूं इस प्रकार तो ये दीर्घ माँ है। मतलब अगर ये इस प्रकार से लिखा है तो यहाँ पर ह्रस्व आ है, और इस प्रकार से लिखा है तो यहाँ पर देखिए दीर्घ आ है ना। अगर बोलेंगे भी तो, अगर ये वाला हम बोलें इस तरफ वाला तो माँ, ये वाला बोले तो माँ, इस प्रकार से। जो हमारे जो बंगाल रीजन के जो मित्र हैं वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का उच्चारण होता है और इसी प्रकार से वो लिखते भी हैं शायद। चलिए खैर, हम आते हैं हमारे इसमें। तो ये जो माँ है, को थोड़ा सा और, तो ये जो माँ हमने लिखा है इसमें अवर्ण भी मिला हुआ है। तो अब देखिए ध्यान से, जब ये मैंने पहले स्वर था इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया नीचे, और ये जो माँ है इसको मैंने क्या किया है, इसके अंदर जो स्वर था, कौन सा स्वर था हमने नीचे देखा, ह्रस्व आ, इसको मैंने अलग करके लिख दिया है। तो अब ये जो माँ था, ये माँ कैसा बच गया, आधा बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि इसका मैंने जो स्वर था उसको अलग खींच दिया है। तो जो आधा वर्ण है उसको हम कैसे लिखते हैं, हलंत लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, इस माँ में हलंत लगा दिया। अब ये जो आम था इसका हमने क्या कर दिया है, वर्ण विच्छेद कर दिया है। कैसे, देखिए यहाँ पर आ जो था हमने उसको अलग किया, यहाँ पर हमने माँ है उसको अलग किया, और इसका जो अंतिम जो उसके अंदर छिपा हुआ था आ, उसको भी हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए इसको। यहाँ पे आ को लिख सकते हैं अ प्लस अ के फॉर्म में। मतलब समझा नहीं मैं। आ जो होता है वो अ और अ का मिक्सचर होता है ना, दीर्घ होता है दो बार। तो अ प्लस जी अ जी, भी तो लिख सकते हैं ना उसको। वो आ प्लस संपूर्ण आ है। कुछ इस प्रकार से, देखिए एक मिनट में लिख देता हूँ। ऐसे बोल रहे हैं कि आप आ प्लस आ, ऐसे, हाँ, इज इक्वल्स टू आ। ऐसे। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं ना। नहीं नहीं, अभी नहीं लिख सकते हैं फिलहाल, जब आगे हम संधि पढ़ेंगे तब लिखेंगे इसको वैसे, ठीक है। एक सेकंड में इसको थोड़ा साफ कर दूं, सही इधर काम नहीं करता ठीक से। चलिए खैर, अब हम आते हैं हमारे दूसरे शब्द पे, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। चलिए मैं सिंपल एक शब्द लिखता हूं यहाँ पर, ना, म और ना, ठीक है। तो आप पढ़ पा रहे हैं, ये मैंने लिखा है नामन, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, नामन। अब इसका हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना। देखिए मैं शुरुआत इजी से कर रहा हूँ, फिर हम कठिन की कठिनता की ओर बढ़ेंगे। तो जिनको ये सरल लग रहा है उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। अब आपके लिए भी आगे कठिन कठिन वाले प्रश्न आएंगे। ये उन मित्रों के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर एक वर्ण लिखा है नामन।
अब इसका हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद का मतलब है कि हर एक जो शब्द है अथवा हम कहें पद है, उसके हर एक वर्ण को, उसमें जितने भी वर्ण हैं उनको अलग अलग करके लिखना। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने लिखा है नामन। अब नामन को जब हम अलग अलग करेंगे तो सबसे पहला देखिए आपको दिख रहा है न, ठीक है। और पहले हम इस हिस्से को, सबसे पहला जो वर्ण है उसको अलग कर रहे हैं। तो पहला क्या है, न, और ना के साथ क्या मिला हुआ है, इसमें देखिए सीधा डंडा आपको दिख रहा है ये वाला। तो इस डंडे का मतलब है इसमें दीर्घ आ है, इसको हम बड़े आ की मात्रा बोलते हैं। तो ये जो दीर्घ आ है उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। तो अब क्या किया मैंने, जो पहला वर्ण था ना, नामन का जो ना था उसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया। और अब जब मैंने ना से, यहाँ पर ना से आ को अलग किया, तो ये जो ना है वो कैसा बचेगा, आधा बचेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस ना में हलंत लगा दूंगा। ठीक है, अब अगला वर्ण क्या है, देखिए हमारे पास माँ है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, माँ, और माँ में क्या मिला हुआ है, ह्रस्व आ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ह्रस्व आ लिखूंगा और इस माँ में फिर से हला लगा दूंगा, हलंत। और फिर आता है हमारे पास अंतिम वर्ण आता है ना। ठीक है, तो मैंने इसमें पहले ही हलंत लगा दिया है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ना में भी यहाँ पर क्या मिला हुआ है, आ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आ। तो इस प्रकार ये हमारा जो है नामन, इसको हमने क्या कर लिया है, पूरा वर्ण विच्छेद कर दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं नए उदाहरण की तरफ। एक हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बता दूं क्योंकि आज हमारी कक्षा लेट हो गई है। हाँ, चलिए दूसरा एक शब्द देखते हैं हम, की, ता और वा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, किताब। तो अब ये जो प्रारंभिक वर्ण है की, है ना, हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, हम क्रम से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है की। अब की में क्या मिला हुआ है, देखिए हम बोल रहे हैं की, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सा है, एक तो का है, और का के साथ क्या मिला हुआ है, हमने स्वरों में पढ़ा है ह्रस्व। ह्रस्व मतलब छोटा ई। अब मैंने का में से ई को अलग लिख दिया, मतलब ये जो का है वो कैसा बचेगा, आधा। अब आते हैं हम लोग दूसरे वर्ण पे, क्या लिखा है देखिए, ता, है ना, ता। दूसरा वर्ण क्या है हमारा, ता। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सॉरी मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, इसको यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर ता। ठीक है, और ता में क्या मिला हुआ है, दीर्घ आ। ओके, तो इस प्रकार से, नहीं यहाँ नहीं दिख रहा है ठीक से, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मिटाइए। यहाँ पर ता मैंने लिखा, ताहलंत, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। और अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए अंतिम लेटर बचा है यहाँ पर वा, है ना। ये कौन सा वाला वा है, प वर्ग का तीसरा लेटर है। यहाँ पर मैंने लिखा वा, इसको अलग से लिखना पड़ेगा, रुकिए एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैंने, यहाँ मैंने लिखा वा, और वा प्लस करके मैंने लिख दिया ह्रस्व आ। क्यों, क्योंकि इस वाले बा में क्या मिला हुआ है, ह्रस्व आ मिला हुआ है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ये जो किताब था इसको हमने क्या कर लिया, हर एक वर्ण को हमने अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अब कई सारे लोगों को ये बहुत ही सरल लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम अगले शब्द पे चलते हैं। इसी प्रकार से देखिए कई सारे शब्द हैं, अब आपको मैं होमवर्क के रूप में दूंगा तो आप लोग करके लाएंगे। लेकिन जहां समस्या आती है, जो मैं महसूस करता हूं, मैं उन शब्दों पे आप चलता हूँ। ठीक है, सीधे सीधे, हम समय अपना नहीं गवाते हैं। तो जो सबसे मुश्किल है, अच्छा एक चीज और, अब आप एक चीज और समझिए कि जितने भी वर्ण हैं हमारे, है ना, 13 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, इन सबको ना हमारे पाणिनि जी ने क्या करी है कि एक कार गिफ्ट कर दी है। ठीक है, सबको क्या क्या एक एक कार गिफ्ट कर दी है। तो अब से हम इनको क्या बोलेंगे, जैसे अगर आ है तो हम उसके साथ कार जोड़ देंगे, तो हम उसको बोलेंगे अकार। अगर ई है तो हम उसको बोलेंगे इकार। ऊ है तो बोलेंगे उकार। जैसे गा है तो बोलेंगे गकार। ठीक है, टा है तो बोलेंगे टकार। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर मैं टकार बोलता हूं मतलब मैं ट बोल रहा हूं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले शब्द पे जहां पे हमें समस्या होती है। तो इसी प्रकार से एक पूरी वर्णमाला में एक लेटर है रा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रकार। तो ये जो रकार है, इसको इस अक्षर से, इस वर्ण से पाणिनि जी को बड़ा प्रेम था। तो जैसे कि हम, आपने देखा होगा अक्सर घरों में
जब कोई हमारा एक प्यारा सा कोई बालक होता है माता पिता का, तो एक तो घर का उसका नाम होता ही होता है, लेकिन उसका एक दूसरा नाम भी रख देते हैं माता पिता। तो इस रा को, रकार तो उन्होंने बोला ही बोला पाणिनि जी ने, रकार, लेकिन साथ में इसको रेफ भी कहने लगे। क्या कहने लगे? रेफ। तो याद रखिए, जब भी मैं रकार बोलूंगा तो भी मैं बोल रहा हूँ रा, अगर मैं रेफ बोल रहा हूँ तब भी मैं बोल रहा हूँ रा। ठीक है। तो ये जो रा वर्ण है ये बड़ा ही खतरनाक है हमारे इसमें, संस्कृत में को लेकर बड़ी समस्याएं होती हैं। अच्छा, अब अगर मैं रा को हलंत लगा देता हूं इस प्रकार से, ठीक है, अगर मैं हलंत लगा देता हूं तो इसका मतलब है ये रा कैसा है? आधा। अब जो आधा रा है इसको लिखने की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी अलग है। कैसे है? हम यहाँ पर एक शब्द से देखते हैं। मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूं, कर्म। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? कर्म। ठीक है। अब कर्म में आप अगर देख पा रहे हो, ठीक है, या फिर मैं, चलिए एक काम करता हूँ, आपको दूसरा कोई उदाहरण देता हूँ, फिर मैं रा पे आऊंगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, अरे भाई सीधा हो जाओ, हाँ, यहाँ पर मैं एक शब्द लिखता हूँ पहले, ह त। ठीक है, मैंने लिखा हस्त। हस्त का मतलब होता है हाथ। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो देखिए, सबसे, अब मैं सीधा सीधा करते जाता हूँ। तो पहले मैं लिखूंगा हा में क्या मिला हुआ है? ह्रस्व आ। और उसके बाद देखिए, अब नंबर 2 पे हमारे पास कौन सा वर्ण है? यहाँ, सॉरी, इसको बैक करें, ग्रीन वाला लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ण है? सा वर्ण है। तो सा, अब आप अगर जिनको हिंदी लिखना आती है या वो जो जानते हैं तो ठीक से समझ पाएंगे कि ये जो सा है ये कैसा लिखा हुआ है? आधा। अच्छा, जिनको नहीं आती है मैं उनसे इतनी अपेक्षा तो जरूर करता हूँ कि जो आधा वर्ण है उसको आप देख के पहचान सकें कि ये आधा है। तो अब चूंकि ये पहले से ही आधा है, और आधे वर्ण को हम कैसे लिखते हैं संस्कृत में? हम लिखेंगे सा, और उसके नीचे क्या लगा देंगे? हलंत। अब इसके बाद देखिए क्या आ गया तुरंत। अब चूंकि इसमें कोई स्वर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कोई स्वर नहीं लिख रहा हूँ। अब आगे हमारे पास तुरंत आ गया ता। ठीक है। अब जो ता है, अब ता को फिर लिख देंगे यहाँ पर बगल में। हम कैसे लिखेंगे? ता और हलंत और प्लस कर देंगे इसमें आ। तो इस प्रकार से हमारा क्या शब्द बन गया है? हस्त शब्द बन गया। ठीक है। अब लेकिन जो रा है उसके साथ थोड़ी सी समस्या होती है, क्योंकि जो रा है और जब हम उसको आधा लिखते हैं तो उसको हम आधा ठीक से इस प्रकार से नहीं लिखते हैं जैसे अन्य शब्द लिखे जाते हैं या अन्य अन्य वर्ण लिखे जाते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण दे रहा था, यहाँ पर मैंने लिखा कर्म। तो ये कर्म में जो रेफ है उसको रेफ भी कहते हैं, मैंने बोला रकार भी कहते हैं। तो ये कर्म में जो रेफ है, यही क्या है? इस रेफ का मतलब है कि ये यहाँ पर आधा रा है। ठीक है। इसी प्रकार से, तो एक प्रकार तो ये होता है, ये ऊपर इस प्रकार से डंडा एक बना रहता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा शब्द देखते हैं। मैं लिखता हूं प्रयोग। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नीचे प्र लिखा हुआ है, इसमें इस प्रकार का डंडा बना हुआ है। तो इस डंडे को भी क्या कहा जाता है? रकार या रेफ कहा जाता है। तो नीचे डंडा है, इसको भी हम कहते हैं रा। कौन सा वाला रा? आधा रा। क्यों? क्योंकि ये आधा है। उसी प्रकार से जो ऊपर बना हुआ है इसको भी हम कहते हैं रेफ, क्योंकि ये रा भी कैसा है? आधा है। इसको लिखते समय छात्रों को बड़ी समस्या होती है, तो मैं एक बार दोनों का आपको वर्ण विच्छेद करके यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। फिर हम आगे संयुक्त अक्षरों को भी जानेंगे अभी। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कर्म को, कर्म का वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा तो इसमें आगे चल के आपको समस्या नहीं हो। तो जैसे मैंने कर्म शब्द का मैं वर्ण विच्छेद करूंगा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा का, और का में क्या मिला हुआ है मेरे साथ? आ। तो मैंने यहाँ लिख दिया आ। ठीक है। और का को मैं क्या करूंगा? हलंत लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि हलंत क्यों लगाया? क्योंकि इसमें से मैंने आ को जो है अलग कर दिया, इसलिए का कैसा हो गया? आधा। अब हम आते हैं, अब इसके बाद हमारे पास समस्या हो गई कि भाई इसके बाद क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, कि ये जो ऊपर वाली रेफ है इसको हम रेफ कहते हैं या रकार कहते हैं। ये जब ऊपर रहती है तो ये जिस भी अक्षर में है, जिस भी वर्ण में है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब मैंने कर्म लिखा तो ये माँ में ऊपर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये माँ के ऊपर लगी है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेफ है ये माँ के पहले आएगी। कहाँ आएगी? माँ के पहले। अगर ये माँ में लगी है तो माँ कहाँ आएगी? माँ के पहले। माँ के पहले मतलब मैं इसको फिर से लिखता हूँ यहाँ नीचे, क, माँ और ऊपर रेफ।
तो ये ऊपर जो रेफ लगी है वो किसमें लगी है, माँ में, माँ के पहले आएगी, और किसके, अब यहाँ पर देखिए इसके आगे कौन सा वर्ण है, का, तो का के बाद आएगी। तो का को तो हमने पहले ही अलग अलग कर दिया यहाँ पे, का और आ। अब हम लिख रहे हैं माँ, सॉरी माँ, हमें हमें कौन सा लिखना है, माँ लिखना है। तो माँ की चूंकि ऊपर रेफ है इसलिए, और ऊपर वाली रेफ है इसलिए माँ के कहाँ आएगी, पहले, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रेफ मतलब आधा रा। याद रखिएगा रेफ का मतलब होता है आधा रा, चाहे ऊपर वाली रेफ हो चाहे नीचे वाली रेफ हो, ठीक है। तो आधा रा हमने रा लिखा और नीचे हलन लगा दिया। और अब हमारे पास क्या बच गया, केवल माँ, तो हम यहाँ लिखेंगे माँ हलंत, और माँ में क्या लगा हुआ है हमारे पास, आ। तो इस प्रकार से बन गया हमारा कर्म, कर्म बन गया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे उस पे हमारे, इसको हम साफ कर रहे हैं जब तक। तो दूसरा हमारा जो शब्द था वो था प्रयोग, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज आपको मैं बहुत सारा काम देने वाला हूं। तो ये है प्रयोग, ठीक है। तो अब प्रयोग में हम देख रहे हैं कि जो रेफ है, जो रकार है, वो कहाँ लगा हुआ है, नीचे तरफ लगा हुआ है, ये इस प्रकार से, ठीक है। इसको हिंदी में पदेन भी बोलते हैं, ठीक है, पदेन इसको कहा जाता है, कई लोग हिंदी में पदेन बोलते हैं, लेकिन हम इसको रेफ बोल रहे हैं अभी ना। तो ये जो नीचे वाला जो रेफ है, इसको ध्यान रखिएगा, ये जब भी किसी अक्षर में, किसी वर्ण में लगा रहेगा, तो ये उसके साथ में यानी उसके बाद में प्रयोग होगा। मतलब जैसे अभी हमने देखा कि कर्म में ऊपर रेफ था, तो ऊपर वाला रेफ इस माँ के कहाँ आया, पहले आया, ठीक है। लेकिन अगर नीचे वाला रेफ है तो ये कहाँ आएगा, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पवर्ण में लगा हुआ है, तो ये पवर्ण के कहाँ आएगा, बाद में आएगा, है ना। इसको हम विच्छेद करके देखते हैं एक बार फिर से। तो अगर इसका मैं विच्छेद करूंगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, देखिए सबसे पहले आएगा प, क्योंकि ये पा में लगा हुआ है, और पा में क्या हो जाएगा, हलंत, और पा में नीचे वाली रेफ है, रेफ का मतलब क्या है, आधा रा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया आधा रा, और फिर पावर्ण में क्या मिला हुआ है, ह्रस्व आ, तो ये हो गया प र अ। और आगे हमारा क्या है, योग है, तो योग में हम, हमारे पास क्या है, यवर्ण है, और या वर्ण में क्या मिला हुआ है, यो, ओ मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ण मिला हुआ है, ओ, तो हम लिख देंगे ओ, और अंतिम वर्ण है हमारा ग, और गा में क्या मिला हुआ है, ह्रस्व आ। तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया, ये पर अयोग, प्रयोग, क्या बन गया, ये प्रयोग। तो आशा करता हूं आप ये र वर्ण को अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक और जो हमारा वर्ण है जिसमें हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है रवर्ण ही है, लेकिन रवर्ण को हम, मान लीजिए अगर किसी में, माफ कीजिए सॉरी, रवर्ण में अगर ऊ की मात्रा लगी हो, ठीक है, जैसे कि हम शब्द देखते हैं, मैं लिखता हूं गुरु, ठीक है। आप एक श्लोक बहुत सुनते होंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, कई लोग हमारे क्षेत्र में इसको गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु करके बोलते हैं। तो यहाँ पर छात्रों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम ये जो र वर्ण है, इसमें जो उ की मात्रा है उसको हम कैसे पहचानें, हमें पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर ह्रस्व, जैसे मैंने लिखा गुरु, अब आप क्या बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वाला ऊ है, ह्रस्व ऊ है या दीर्घ ऊ है, हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक समानार्थी शब्द लिखता हूँ, ठीक है, एक सेकंड फिर से लिखता हूँ मैं, क्षमा करें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुरु, अरे भाई गुरु, और यहाँ पर मैं एक और शब्द लिखता हूँ, एक उर्दू शब्द है गु रू र, गुरूर, गुरूर का मतलब आप समझते होंगे घमंड। तो देखिए, तो ये जो गुरु शब्द है इसमें क्या है, ह्रस्व ऊ है, और जो नीचे गुरूर शब्द में जो रू है, इसमें कौन सा ऊ है, यहाँ पर देखिए ह्रस्व ऊ है, और यहाँ पर कौन सा ऊ है, दीर्घ ऊ है। अब दीर्घ ऊ कैसे है, इसकी पहचान क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उच्चारण में भी और लिखने में भी। तो जो गुरु शब्द है उसमें जो रू था, एक मिनट में गुरु शब्द दोबारा लिख रहा हूँ, तो जो रू शब्द है इसमें अगर आप सीधा इस प्रकार से डंडा लगाते हैं सिंपल, तो ये समझ लीजिए कौन सा ऊ है, एक सेकंड, ये ह्रस्व ऊ है। और अगर इस रा में आप कुछ इस प्रकार से ऐसे घुमा देते हैं इसका पेट, ये जो पीछे मात्रा है इसका पेट इस प्रकार घुमा देते हैं, तो आप समझिएगा इसमें कौन सा ऊ है, दीर्घ ऊ है। तो जैसे अगर मैं गुरु लिख रहा हूं, ठीक है, तो उसमें ह्रस्व ऊ गुरु,
ह्रस्व ऊ है, और अगर उसका पेट घुमा हुआ है गुरूर तो उसमें बड़ा ऊ है। आशा करता हूं आप ये रा वर्ण के भेद को समझ गए होंगे। अब चूंकि समय भी हो गया है, लेकिन अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं 5 मिनट और आपकी कक्षा को लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं लेट आया था। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे बतानी है। तो क्या आप लोग मतलब आगे पढ़ना चाहेंगे या यहीं पे समाप्त करें? अवश्य। जी आचार्य जी। जी, चलने दें इसको। चलने दीजिए। जी जी, चलिए। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि इसके बाद आपको मैं गृह कार्य दूंगा बहुत सारा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए, अब हमने कल कुछ वर्ण पढ़े थे, माफ कीजिए कल नहीं, आवाज कट गई। ऐ ओ औ है ना, ए आई ओ औ। जो चार जो स्वर थे वो संयुक्त स्वर थे, यानी कि दो स्वरों से मिलकर एक स्वर बना था। इसी प्रकार व्यंजन में भी कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो कि मिलकर बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो आप ध्यान से लिख लीजिएगा अगर लिख रहे हैं तो। एक तो होता है क्ष, ये हिंदी वर्णमाला जिन्होंने पढ़ी उनको पता होगा, क्ष। फिर आता है त्रा, फिर आता है ज्ञा। ठीक है, इसके उच्चारण को लेकर हम लोगों में बड़ा मतभेद है। मैं इसको ज्ञा बोल रहा हूं, अगर किसी को उच्चारण नहीं अच्छा लग रहा है तो भी निवेदन है कि कृपया उसको ये समझ के मान लें कि भाई ये व्यक्ति वहां जहां का रहने वाला वहां ऐसे ही बोला जाता है। तो क्षात्रा और ज्ञा। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास दो और संयुक्त व्यंजन हैं जो कि हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। श्री है ना, स्रा, सॉरी मैंने बड़ा लिख दिया इसको, आधा लिखना था। हाँ, स्रा, श्रीमान, श्री लक्ष्मी, हमारे यहाँ स्रा वर्ण का बड़ा ही महत्व है। उसके अलावा एक और वर्ण आता है जिसको हम बोलते हैं द्या, है ना, विद्या, विद्या ददाति विनयम, विद्यालय, इसका भी बड़ा प्रयोग होता है। तो अगर देखा वैसे तो बहुत सारे हैं ऐसे वर्ण जो संयुक्त होते हैं, मतलब कई अगर दो व्यंजनों को आप आपस में मिला दें तो वो संयुक्त हो जाते हैं, परंतु ये 5 जो है ये मुख्य संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। अच्छा, इनको संयुक्त क्यों कहते हैं अब आप ध्यान से समझिएगा और लिखते जाइएगा, लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं क्ष वर्ण पे। ठीक है, तो ये जो क्ष वर्ण है ये किस किस से मिलके बनता है? ये बनता है का, ठीक है, का, और हमारा मूर्धा वाला सा, मूर्धन्य सा, इससे मिलके बनता है। इसको ध्यान रखिएगा, किस किस से मिलके बनता है? एक तो का और ऊपर से छा, सॉरी सा, शा जिसको हम बोलते हैं शा, मूर्धा से। तो ये छा किस किस से मिलके बना? का और सा से। चूंकि ये दो व्यंजनों से, अब अगर देखें तो काफी व्यंजन है और सा भी व्यंजन है, तो दो व्यंजनों से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार हमारे नंबर 2 पे आता है हमारे पास त्रावर्ण आता है। इसका पेन थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, ज्यादा ही हो गया। ठीक है, त्रावर्ण आता है। तो जो त्रा है वो किस किस से मिलके बनता है? ध्यान रखिएगा, ता और यानी तकार, और दूसरा आता है र यानी रकार। तो ता और रा जब ये दोनों मिल जाएंगे तब हमें क्या मिल जाएगा? त्रा मिल जाएगा। ठीक है, इसके इसके अलावा हमने जो तीसरा वर्ण है इसको मैं मिटा देता हूं, एक सेकंड। क्ष और त्रा, और अब आता है हमारे पास ज्ञ। ठीक है, तो ये ज्ञ किस किस से मिलके बनता है? इसको ध्यान से समझिएगा। ये बनता है ज यानी जकार और ञकार। लिख क्यों नहीं रहा? ये ञकार, ये कहाँ का है? ये जो जा है ये भी च वर्ग का अक्षर है तीसरा, और जो या है ये भी च वर्ग का है ना। अगर आप च वर्ग बोलें तो च, छ, जा, और चा, छ, जा, झा और या। तो जा और या से मिलके क्या बनता है? ये ज्ञा वर्ण बनता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो अगला वर्ण था वो था स्रा। ठीक है, इस प्रकार से, अरे बड़ा डंडा क्यों लग जाता है इसमें? स्रा। तो ये स्रा किस 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 से मिलके बनता है? अच्छा, इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं जा लिख रहा या में जा लिख रहा हूं तो मैं आगे लिख रहा हूं, और यहाँ को मैं पीछे लिख रहा हूं। आप यहाँ पर यहाँ को आगे नहीं लिख सकते हैं और जा को पीछे नहीं लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ना लिखें, जा आगे और यहाँ पीछे। तो जो स्रा है वो किस किस से मिलके बनता है? सा, ठीक है, कौन सा वाला सा? ये तालव्य सा, तालु से बोले जाने वाला सा। और इसमें क्या रहता है? रकार, रेफ, आधारा। ठीक है, तो ये इससे मिलके बनता है स्रा।
और अब एक और जो अंतिम वर्ण है ना, जिसको अगर आप लिख रहे हो तो लिख लिया होगा आपने, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। अब बचा हमारे पास द्या, का भी बड़ा प्रयोग होता है हमारे शास्त्रों में। ये किस किस से मिलके बनता है? द और या। जो यण वर्णों का पहला वर्ण है या, और जो तवर्ग का तीसरा अक्षर है दा, है ना। तो दा और या से मिलकर क्या बनता है? ये द्या बनता है। द्या, विद्या, विद्यालय, उद्योग इत्यादि जो जिससे शब्द बनते हैं, तो ये किस किस से मिलके बनता है? दा और या से। तो मैं आशा करता हूं आप जो है अब इन चारों संयुक्त अक्षरों को ध्यान से समझ गए होंगे कि ये किस किस से मिलके बनते हैं। अब हम एक काम करते हैं, आपको मैं एक छोटा सा प्रयोग अभी दिखाने लगा हूं ताकि आपको आगे समस्या न हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, चलिए उद्योग ही ले लेते हैं। उ द्यो और ग, ये मैंने लिखा। अब मुझे दिया गया कि भाई इसको अलग अलग करें, तो मैं कैसे अलग? सबसे पहला वर्ण क्या है? उ है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा उ। अच्छा, उ क्या है? स्वर है, इसलिए इसमें कुछ मिला ही नहीं हो सकता, ये तो शुद्ध है। तो मैंने उ को, रस उ को वैसे ही लिख दिया। फिर हमारे नंबर 2 पे आ गया द्य वर्ण। अब द्या क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि एक संयुक्त अक्षर है, तो ये किस किस से मिलके बना है? तो वो दोनों लेटर हमें लिखने हैं। तो हमने पढ़ा ये किस किस से मिलके बना है। एक तो बना है द से, और किससे मिलके बना है? या से। तो ये दोनों मैंने क्रम से लिख दिए। और अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कौन, एक मिनट, इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है? ओ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? प्लस में ओ लिख दिया। और अब हमारा अंतिम वर्ण क्या है? ग है, तो मैंने लिखा गा, गा में हलंत, और इसमें कौन सा स्वर है? आ। तो इस प्रकार से हमारा ये उद्योग जो शब्द था उसको हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखें, अगर कहीं पर आधा अक्षर आता है तो आधे अक्षर को हम आधा ही लिखेंगे, उसमें केवल हलंत लगा देंगे, और उसके बाद वाला जो वर्ण होगा उसको हम आगे लिखेंगे। तो ये हमारे आज की कक्षा थी, इसको मैंने आपको बता दिया है। अब कक्षा समाप्त करने से पूर्व मैं आपको गृह कार्य देना चाहूंगा। सब आपको करना क्या है? सबको कम से कम हर एक व्यक्ति को 5 अक्षर, ठीक है। अच्छा, और जो ट्रुथ भाई जी हैं उनसे निवेदन है कि अभी हमने कुछ दिन पूर्व हमने नीति शतकम नाम का एक ग्रंथ अध्ययन किया था, उसका पीडीएफ आप जहां भी आप शेयर कर सकते हैं करें। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे जो मतलब छात्र हैं, हमारे जो साथी हैं, वो उस मनुस्मृति में से कम 5 शब्द अपने मन से चुने, और उन 5 शब्दों को अलग अलग करके यानी वर्ण विच्छेद करके लाएं, और कोशिश करें कि हर एक शब्द का वो मतलब 5 शब्द जो हो वो कठिन से कठिन हो। अच्छा, एक शब्द मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, जो हमारे प्यारे भाई हैं, ब्रह्म राक्षस। ठीक है, ब्रह्म राक्षस, इस शब्द को आप लिख लें। इस शब्द का भी सबको विच्छेद करके लाना है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस शब्द का ये अलग से एक शब्द है, और 5 शब्द अपने मन से, वो नीति शतकम शास्त्र से होने चाहिए, आप अपने मन से चुन के लाएंगे और हर एक का वर्ण विच्छेद करके लाएंगे। धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये र वाला जो आपने गुरुजी बताया